फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बैंकिंग के बारे में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में हमने जाना था कि बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग का प्रारंभ कब से शुरू हुआ, उसका विकास कब से हुआ, और भी बहुत कुछ हमने जाना। किस तरीके से हमने जाना कि 3 बैंकों का विलय हुआ, विलय होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, कैसे वो आगे चल के SBI बना। बहुत कुछ हमने जाना पार्ट 1 में। अब बारी है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कुछ प्रमुख बैंकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। IQ मेंटर हमारा चैनल है, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो है जो हम आपके लिए लाते रहते हैं, हर वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती रहे, हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आप एग्ज़ामिनेशन निकालने में हमारी अधिक से अधिक सहायता मिल सके आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो प्रमुख बैंक हैं, उन प्रमुख बैंकों में से सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है नंबर 1 पे, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है दोस्तों, यह केंद्रीकृत बैंक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक है। इसकी जो स्थापना करने की जो सिफारिश की गई थी वो सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में की गई थी। 1926 ईस्वी में की गई थी, हिल्टन यंग आयोग द्वारा किया गया था। किसने किया था? हिल्टन यंग आयोग द्वारा किया गया था। मतलब जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको ओपन करने की जो सिफारिश थी सर्वप्रथम हिल्टन यंग आयोग ने दिया था, और 1926 ईस्वी में दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है 1930 ईस्वी में बैंकिंग जांच समिति ने भी देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश किया। इस सिफारिश के आधार पर 8 सितंबर 1933 को विधानसभा में RBI विधेयक पारित किया गया। तो कह रहा है दोस्तों कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ कि बैंकिंग जांच समिति ने क्या किया कि देश में उन लोगों ने एक मांग की, सिफारिश किया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना ज़रूरी है, एक सेंट्रल बैंक होना ज़रूरी है। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, सिफारिश किया, और इन्हीं की सिफारिश पे ही 8 सितंबर 1933 ईस्वी को विधानसभा में RBI विधेयक पारित हुआ। कब पारित हुआ? 8 सितंबर 1933 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप RBI का जो बैंक है, उसका तस्वीर, आप एक छोटी सी तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे गेट लगा है वहाँ साइड में ही लोगो ये लगा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये रहा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन गेट, जिसमें से लोग पीपल एंटर करते हैं एंड बाहर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना हम शुरू करते हैं। तो कहता है 6 मार्च 1934 को गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया गया। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ। मतलब कि 6 मार्च 1934 में जब गवर्नर ने, उस समय गवर्नर ने जब हस्ताक्षर कर दिए, तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी। इसकी स्थापना में 5 करोड़ रुपए की लगभग पूंजी का व्यय किया गया था। RBI को जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उसको जो नेशनलाइज्ड बैंक बनाया गया, वो नेशनलाइज्ड बैंक बनाया गया 1 जनवरी सन 1949 को बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभ में 3 विभाग थे। शुरू में 3 विभाग थे। पहला था बैंकिंग विभाग, दूसरा था ऋण यानी कि लोन, तीसरा कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। 3 विभाग थे स्टार्टिंग में। फिर वहीं पे क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन एवं संचालन 20 सदस्यीय बोर्ड द्वारा होता है, जिसमें से 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत आर्थिक विशेषज्ञ तथा 4 क्षेत्रीय बोर्ड के निदेशक, जिनका मनोनयन सरकार करती रहती है। तो कह रहा है कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुल 20 लोग काम करते हैं, जिसमें से 1 गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते हैं, 1 वित्त मंत्रालय का ही नियुक्त किया हुआ सरकारी अधिकारी रहेगा, 10 भारत सरकार के कुछ आर्थिक विशेषज्ञ रहते हैं, और 4 क्षेत्रीय बोर्ड के निदेशक रहते हैं, जिनका सरकार क्या करती है, लगाती रहती है। तो इसके अलावा RBI के 4 अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। जो 4 अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय है, वो पहला कहाँ पे है आपका, मुंबई में है, दूसरा दिल्ली में है, तीसरा आपका चेन्नई में है,
ठीक है दोस्तों, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, इस 4 जगहों पे क्या है आपका क्षेत्रीय मुख्यालय है। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून का होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, बैंकिंग में कई बार पूछा गया है कि 1 जुलाई से 30 जून को क्या होता है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष हुआ करता है। अब देखिए, नोट जारी करने के विषय में अगर हम लोग देखें तो आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत भारत में 1 रुपया के नोट एवं सिक्का के साथ साथ सभी छोटे सिक्के, छोटे सिक्के का मतलब क्या है, जिनका मूल्य 1 रुपये से कम है, को छोड़कर सभी करेंसी जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। मतलब आरबीआई क्या करती है कि जो धारा 22 है उसके तहत क्या कर, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये से छोटे सिक्के, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये से छोटे सिक्के जितने भी हैं उनको आरबीआई लॉन्च नहीं करता है। उसके अलावा आप जितने भी सिक्के ले लो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 1 रुपये से बड़ी जो भी नोट आप जानते हो, है ना, हर उस नोट को, है ना, प्रिंट करने का या जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। और जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर ना होकर वित्त सचिव का हस्ताक्षर हुआ करता है। यानी 1 रुपये का जो नोट है उसमें जो हस्ताक्षर होगा वो वित्त सचिव का हुआ करता है। और वर्तमान में जो आरबीआई का न्यूनतम कृषि प्रणाली के तहत नोटों का निर्गमन करता है। यानी कि आरबीआई क्या करता है कि जो उसकी जो कोष प्रणाली है, जिसमें मतलब उसने धन इकट्ठा करके रखा है, उस कोष प्रणाली में कम से कम नोटों का क्या करता है, वो निर्गमन किया करता है। आरबीआई देश के सभी व्यापारिक बैंक, जितने भी ट्रेड के जो बैंक है, आपके कमर्शियल बैंक है ना, व्यापारिक बैंक के लिए वही कार्य करता है। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है उसके लिए आरबीआई ही वर्क करेगा। जो व्यापारिक बैंक आम ग्राहक के लिए साथ ही साथ उनसे जमा राशि भी स्वीकार करती है और ऋण देती है। मतलब हर वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई सपोर्ट करेगा जो बैंक क्या करती है, ग्राहकों को लोन दिया करती है, साथ ही साथ उनकी जो जमा राशि है उनको स्वीकार किया करती है। मतलब जो पैसे आप पे कर रहे हो, उसमें जमा कर रहे हो बैंक में, उसको भी एक्सेप्ट करती है, साथ ही साथ आपको लोन भी दिया करती है। देन हमारा नेक्स्ट आता है, शाखा नियंत्रण के तहत आरबीआई विनिमय, कीमत एवं अन्य आर्थिक गतिविधि की स्थिरता बनाए रखता है। यानी कि जो शाखा नियंत्रण है आरबीआई में, जो विनिमय होता है वो कीमत और आर्थिक गतिविधि, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना करके रखता है, एक स्थिरता बना करके रखता है। अब बात करते हैं इसके बैंक रेट के बारे में या बैंक दर के बारे में। तो जो बैंक दर हुआ करता है जो वही है जिसमें केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया करता है उसे बैंक दर कहते हैं। मतलब कि जो आपका ये सेंट्रलाइज्ड बैंक है वो जिस भी रेट पे आपके कमर्शियल बैंकों को लोन देगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं बैंक रेट या बैंक दर बोला करते हैं। देन आता है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है समझिए बात को, नगद आरक्षित अनुपात। इसमें एक जानने लायक चीज़ें हैं। क्या कहता है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 42(1) के तहत सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 3% के बराबर राशि रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है, जिसे CRR कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो बोला करते हैं। और CRR की राशि को बढ़ाकर 15% कर सकती है। वर्तमान समय में CRR की दर 5% है। देखिए दोस्तों, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या था, ये जो फंडा था ये हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है, कैश रिजर्व रेशियो में जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं जो लोन आपको दिया करते हैं या कोई भी बैंक हो, हर बैंक क्या करेगा, अपनी जितना भी उनके पास पैसे हैं सारे पैसे वो नहीं रख सकते। सारे पैसों के बजाय उनको 3% पैसों को आरबीआई में सिक्योर करके, रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर और रिजर्व बैंक चाहे या फिर वो कमर्शियल बैंक चाहे तो उस धनराशि को 3% से बढ़ा करके 15% तक कर सकता है। और प्रेजेंट टाइम जो CRR है यानी कैश रिजर्व रेशियो है वो 5% है। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि जो अब बहुत सारे बैंक को लेकर के जो फ्रॉड होते चले आए हैं, उस फ्रॉड में बैंक दिवालिया हो जाता था। अमेरिका का ही एक बैंक था लेहमन ब्रदर्स, वो भी दिवालिया हुआ था। तो ये ऐसी सिचुएशन कभी भारत में ना क्रिएट होने पाए कि बैंक को दिवालिया होना पड़े या बैंक को बंद करना पड़े। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों का कुछ निश्चित अमाउंट, जो मैंने आपको बताया अभी 3% से 15% के बीच में कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, उसको रखता है ताकि इन केस या कभी देश में कोई ऐसी आपातकालीन संकट आ जाए या उस बैंक पे आपातकालीन संकट आ जाए तो उस बैंक को संभालने के लिए कुछ अमाउंट निश्चित रह सके। देन हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कानूनी तरलता अनुपात यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या कहता है ये? आरबीआई अधिनियम की धारा 23 के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक को नकदी, स्वर्ण एवं प्रतिभूत के रूप में कुल मांग एवं सावधि जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे एसएलआर कहा जाता है, यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। ये क्या कहता है? आरबीआई का जो अधिनियम का धारा 23 है उसके तहत जितने भी एक वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को उनके पास जितना भी कैश है, जितना भी गोल्ड है या उसके अलावा जो भी ज़मीन के कागजात वगैरह है जो लोन के तौर पे लिया गया था, उन सब जितना भी अमाउंट है उन सब का अमाउंट का एक निश्चित अमाउंट यानी निश्चित परसेंट में उनको जो धन होगा उसको रिजर्व बैंक के पास सिक्योर करके रखना होगा, जमा करना होगा, और इसी को ही हम बोलते हैं एसएलआर बोला करते हैं, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कानूनी तरलता अनुपात। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मार्च 2015 को ₹1 का नोट पुनर्प्रचलन में लाने की घोषणा की है। इसके लिए द क्वांटाइज एक्ट 2011 के तहत निविदा जारी की गई है, जिसके माध्यम से नोट की प्रिंटिंग की जाएगी। मतलब दोस्तों क्या हुआ था, ₹1 की नोट बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर 4 मार्च 2015 को आरबीआई ने फिर से ये अनाउंस किया कि वो फिर से ₹1 की नोट को जारी करेंगे, और इसके लिए क्या किया गया, द क्वांटाइज एक्ट लाया गया 2011 में। इसमें क्या हुआ कि जो नोट की जो प्रिंटिंग है वो नोट की प्रिंटिंग इसी के माध्यम से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आरबीआई के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल गई होगी। पसंद आ रही हो, जानकारी आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम जानते हैं वो जो बहुत हम टर्म भी पढ़ते चले आ रहे थे, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक है क्या ये कमर्शियल बैंक, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो 26 वाणिज्यिक बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 एसबीआई बैंक का समूह था और एक आईडीबीआई है, यानी हमारे पास टोटल 26 कमर्शियल बैंक है। 26 में से आउट ऑफ 26 19 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक, 19 बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड है, और जिसमें 6 क्या है, 6 एसबीआई बैंक ग्रुप है, यानी एसबीआई का बैंक समूह है, और एक जो है वो आईडीबीआई है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। बैंकों के संबंध में सरकार ने नई नीति अपनाई है, जिसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों में 49% तक की भागीदारी निजी क्षेत्रों द्वारा हासिल की जा सकेगी। मतलब सरकार ने एक नई नीति अपनाई, इसको हमने बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। उस प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें लोग अपने निजी क्षेत्रों को इन्वेस्ट करके बैंक में लगभग 49% तक शेयर्स को वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, दूसरे नंबर पर पीएनबी और तीसरे स्थान पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, चौथे पे कैनरा बैंक है। यानी कि अगर हम पब्लिक बैंक की बात करें या सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर बैंकों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा बैंक आपका एसबीआई है, दूसरे नंबर पे आपका पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी है, तीसरा नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एंड चौथे स्थान पे आपका कैनरा बैंक है। तो यही है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप वाणिज्यिक बैंक की एक छोटी सी तस्वीर आप स्क्रीन पे अपने आप देख पा रहे हैं, है ना। इमेज थोड़ी ब्लर है, यहाँ सामने ही लिखा हुआ है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, एक इमेज और आप देखिए, ये देखिए, यह वहाँ का गेट है जो वाणिज्यिक बैंक है, राष्ट्रीय, है ना, वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसकी बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद यहाँ तक हमने जान लिया, तो अब इसके बाद हम आते हैं क्षेत्रीय बैंकों की जब बात हुई है, यानी कि सार्वजनिक बैंकों की बात हुई है, तो क्षेत्रीय बैंकों के बारे में भी जान लेना
बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्रीय बैंक है क्या आपका आखिरकार। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन आरबी सुरैया की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। यानी कि जो ग्रामीण बैंक का जो गठन हो रहा है वो आरबी सुरैया की जो अध्यक्षता में एक समिति थी, है ना, उस समिति ने सिफारिश की और सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक खोला जाने लग गया। इसका टारगेट या इसका उद्देश्य ये था कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको एक रिलायबल रेट यानी कि रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था, साथ ही ग्रामीण बचत को एकत्रित कर उत्पादक गतिविधियों में लाना था। देन हमारा क्या कहता है, केलकर समिति की सिफारिश से 1987 ईस्वी के बाद कोई नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है। यानी क्या हुआ था दोस्तों, शुरुआत इसकी कब से हुई थी, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। किसकी अध्यक्षता में, आरबी सुरैया की अध्यक्षता में इनकी अपनी एक समिति थी, यहाँ तो शुरुआत हुई और अंत किसके साथ हुआ, केलकर समिति से हुआ। केलकर समिति ने सिफारिश की 1987 में, है ना, और इसकी सिफारिश के बाद जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, इसके बाद कोई नया ग्रामीण बैंक नहीं बन पाया है, अभी बनने का चांसेस भी नहीं है। मे भी अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करती है तो हो सकता है वो चीज़ें चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ग्रामीण बैंकों में सबसे जो बड़ा पॉपुलर बैंक है वो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस बैंक से आप हाजिर हुएंगे। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, जो आप अपनी नज़र के सामने देख रहे हैं ये है। ठीक है, तो ये जो बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे काम करने वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसको हम बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाना करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है आईडीबीआई की। जब हमने बात की थी तो आईडीबीआई के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जान लेते हैं। आईडीबीआई क्या कहता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। इसका जो मेन टारगेट था, जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, बड़े हो या मंझले हो, बड़े मंझले औद्योगिक इकाइयों को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उन दोनों ही इंडस्ट्रियों को क्या करता है, ये फाइनेंशियली हेल्प किया करता है। वही 1976 ईस्वी के पहले यानी 1976 ईस्वी के पहले तक आरबीआई की एक सहायक संस्था थी, किंतु 1976 में से आरबीआई से अलग कर इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1976 पहले आरबीआई क्या थी, एक सहायक, एक हेल्पर संस्था के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1976 में क्या हुआ, आरबीआई को अलग कर दिया गया, नेशनलाइज किया गया। उसके बाद इसका जो ओनरशिप था, इसका जो मालिकाना अधिकार था, वो भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। देन हमारा नेक्स्ट दोस्तों आता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी क्या कहता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। आईडीबीआई क्या है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड बैंक है, पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक है और इसका स्थापना जो हुआ था, इसके स्थापना के पीछे पर्पस ये था कि जितने भी स्मॉल स्केल या वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको फिनेंशियली हेल्प करना या फिनेंशियली जितने भी आपकी सुविधाएं हैं उसको पॉसिबल जो हो सकती है उसको मुहैया कराना था। वहीं सिडबी में लघु एवं लघुत्तर उद्योग के लिए एक व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है। यानी सिडबी क्या करता है, जितने भी आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या फिर आपका ये कॉमर्शियल बैंक हो गया या फिर सहकारी बैंक हो गया या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया है या फिर राज्य औद्योगिक विकास निगम हो गया है, ठीक है ना, इन सबको क्या करता है, इन सबको सिडबी ही क्या करता है, पैसे पे किया करता है या वित्तीय सहायता दिया करता है, फिनेंशियली हेल्प किया करता है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि भारतीय औद्योगिक विकास वित्त निगम लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इसका मुख्य जो टारगेट था वो ये था कि औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना था। मतलब जितने भी आपके इंडस्ट्रियल
यूनिट थी, हर इंडस्ट्रियल यूनिट को, है ना, मध्यकालिक हो या फिर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए हो, उन दोनों को प्रोवाइड कराने का काम किया करता था औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। देन दोस्तों नेक्स्ट आता है, कहता है कि 1 जुलाई 1993 ईस्वी को इसे कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 2001 ईस्वी में इसका विलय पीएनबी में कर दिया गया था। अभी दोस्तों एक हाल ही में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत सुना है जो बहुत ट्रेंडिंग में आया था, बैंक मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें 2 बैंक 3 बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाया करता था और तीनों बैंक के कोई भी कस्टमर जिस बैंक को बनाया गया है उस बैंक में जा सकते थे। तो क्या हुआ कि 1 जुलाई 1993 में क्या किया गया, इस जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है इसको एक कंपनी के रूप में बदल दिया गया और 2001 में, है ना, इसका जो विलय है वो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 5 जनवरी 1955 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो टारगेट था वो निजी क्षेत्रों में स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मतलब क्या है, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हो गया था। इसका टारगेट ये था कि जितने भी स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज़ है उन सबको शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, लोन उपलब्ध कराना या फिर फिनेंशियल हेल्प उपलब्ध कराना इनका काम था। वहीं पे आईसीआईसीआई स्वीकृत ऋण को विदेशी मुद्रा के रूप में भी उपलब्ध कराता है। यानी कि जो आईसीआईसीआई स्वीकृत बैंक है ये क्या करता है, अगर आपको लोन लेना है तो लोन को अगर आप इंडियन करेंसी ना छोड़ करके किसी अदर फॉरेन करेंसी में आप लेना चाहो तो आप उसको भी आपको मिल सकता है, वो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहीं वर्ष 2004 में आईसीआईसीआई लिमिटेड का विलय निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी 2004 में क्या किया गया, इसका विलय कर दिया गया, आईसीआईसीआई में विलय कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड क्या कहता है, इसकी जो स्थापना है वो 20 मार्च 1985 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है यानी कलकत्ता में है और इस बैंक का जो स्टार्टिंग में जो नेम था, प्रारंभिक नेम था, वो प्रारंभिक नेम ये था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक था। और इसको 6 मार्च 1997 को एक विधेयक पारित किया गया और जो विधेयक पारित हुआ उसमें पारित करके इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यानी कब बदला गया इसका नाम, इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1985 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है ना। और इस जो है इसे क्या हुआ, 6 मार्च 1997 में क्या किया गया, एक विधेयक पारित करके इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम रखा गया भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा क्या कहता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट क्या कहता है, यूटीआई, इसकी जो स्थापना है वो आपका 1 फरवरी, है ना, 1 फरवरी 1964 में हुआ था तथा यह अपना कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1966 से किया गया था। इसने क्या किया था कि 1 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन इसने अपना काम शुरू किया 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को यूटीआई का विभाजन कर दिया गया, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करके यूटीआई 1 और यूटीआई 2 के नाम से जाना जाने लगा। जो यूटीआई 1 है, यूटीआई 1 में सुनिश्चित लाभ वाले योजनाओं को रखा गया, मतलब कि उन योजनाओं को रखा गया जिससे क्या मिले, आपको प्रॉफिट मिले, आपको लाभ मिले। वहीं पे यूटीआई 2 में क्या किया गया, जितने भी आपके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य है यानी एनएवी है उसको रखा गया। ठीक है दोस्तों, देन अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक्जिम बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक, इसको हम लोग एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में की गई थी, 1 जनवरी 1982 में की गई थी। और इसका जो मेन टारगेट था वो क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए
फिनेंशियल हेल्प करना था, यानी कि जो आयात या निर्यात हो रहा है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फिनेंशियल हेल्प चाहिए उसमें सहायता करता था ये आयात निर्यात बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में ही है और यह बैंक भारत के अतिरिक्त विकासशील देशों को भी आयात निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यानी जो एग्जिम बैंक है ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी क्या करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए क्या करते हैं, पैसों को लेन देन किया करता है ये। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक क्या है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत एग्जाम में आता है, कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता है, तो इस चीज़ को इसको ज़रा थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। ठीक है ना। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। संसद में एक विधेयक पारित किया गया, ठीक है ना, और उस विधेयक को पारित करने के दौरान ही, उस विधेयक के कारण ही ये नाबार्ड की स्थापना की गई। इस बैंक में भारत सरकार तथा आरबीआई की हिस्सेदारी 50-50 पर रहती है, यानी जितना आरबीआई करेगा उतना ही भारत सरकार भी करती है। इस बैंक की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन टारगेट था, वो ये था कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी खेती किसानी करने के लिए, और आपको जो फिनेंशियल हेल्प जो भी आपको चाहिए उसमें सहायता प्रोवाइड कराने के लिए इसका गठन किया गया था। और नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक ऋण है ना के लिए सहकारी बैंक से सहायता लेता है। अगर क्या करना है, नाबार्ड को आपको अगर थोड़े समय के लिए अगर आप उसको लोन देना है, यानी कि लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएंगे तो अप टू 18 मंथ्स तक का अगर है और आपको चाहिए लोन, तो इसके लिए क्या करेगा, नाबार्ड जो होगा वो ग्रामीण विकास बैंक से क्या करेगा, ग्रामीण विकास बैंक और जो उसके पास आसपास जो सहकारी बैंक है उस सहकारी बैंक से सहायता लिया करता है। ठीक है दोस्तों, दिन हमारा नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1988 में किया गया, ईस्वी में किया गया था। ये आरबीआई की एक सहायक संस्था के रूप में किया गया है, मतलब ये आरबीआई की एक हेल्पफुल संस्था है उसके रूप में ही जाना जाता है। और यह बैंक आवास संबंधी वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह बैंक देश में स्थापित सभी आवास वित्त कंपनी का नियंत्रक एवं नियामक भी होता है। यानी कि क्या होता है, इस बैंक आवास में क्या होता है, जो वित्तीय व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराने के, वित्तीय व्यवस्था यानी कि फिनेंशियल जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड कराने में ये नंबर 1 पे है ये इंस्टीट्यूट, यानी ये संस्था। और ये जो बैंक है, ये बैंक क्या करता है, देश में जितने भी आपके आवास वित्त कंपनी आपकी खुली हुई है उन सब पे अपना कंट्रोल, अपना एक कब्जा, अपना एक हक जमा करके रखता है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की ये वीडियो। आज यहाँ पे बैंकिंग का पूरा पोर्शन समाप्त हुआ। जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, हमने हर उस एग्ज़ाम को कवर कर दिया है। इसके बाहर और अन्य कोई सवाल नहीं जाने वाला है। हमने ऑलरेडी बहुत शॉर्ट करके, बहुत कॉम्पैक्ट करके टू द पॉइंट पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि पढ़े हमेशा वही जो आपकी परीक्षा में आए। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे IQ मेंटर को। ठीक है दोस्तों, IQ मेंटर को आप सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल, PDF वीडियोस के लिंक और बहुत कुछ दिया करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर में आपको उसमें लिखना होगा ज्वाइन। कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा ज्वाइन, और ज्वाइन लिखने के बाद हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है इन नंबरों पे। किन नंबरों पे करेंगे आप, 72 68 00 95 84, यानी कि इन नंबरों पे क्या करेंगे आप, हमें व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप पे का ग्रुप है उसमें हम आपको शामिल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ क्वालिटी लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल, और घर में रहिए ताकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर गुड बाय।